सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। तो राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये पार्थ योजना शुरू की है। पहले आप पार्थ का फुल फॉर्म देखो, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अभी उन्होंने राज्य युवा उत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम के दौरान इस योजना को शुरू किया। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश में संभागवार 10 स्थानों पर पार्थ सेंटर खोलेगी और इन पार्थ सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के लिए जो भी इच्छुक छात्र हैं उनको फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये पार्थ सेंटर्स वहीं पे खोले जाएंगे जहां पे एथलेटिक्स ट्रैक होगा क्योंकि वहीं पे तो उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और अभी सिर्फ 3 महीने का कोर्स इन्होंने तैयार किया है जिसकी फीस 1,500 रुपये 1,500 रुपये होगी। तो ये है पार्थ योजना। तो अगर मध्य प्रदेश राज्य के छात्र पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, फिजिकल ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, आपकी मेंटल ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके और उनको रोजगार मिल सके, उनकी जॉब लग सके। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2025 में ही नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर आप ये राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी का आंसर अरुणेश चावला लगाना चाह रहे हो तो फिर आपका आंसर अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इसका आंसर है तुहिन कांत पांडे। समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं। वैसे हमने अभी दिसंबर में पिछले महीने ही पढ़ा था कि हमारे नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए हैं, कौन, अरुणेश चावला पढ़ा था। लेकिन अभी सरकार ने नए राजस्व सचिव नियुक्त कर दिया है तुहिन कांत पांडे को। और जो अरुणेश चावला है इनको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का इनको सचिव बना दिया गया। और जो पिछले साल ही हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव बने थे तुहिन कांत पांडे, उनको ही राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया। तो अब हमारे जो वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी है और जो राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो सेम ही है, तुहिन कांत पांडे इनका नाम है। अब ये आपको याद रखना है। और यही है करंट अफेयर्स। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि क्वेश्चन का आंसर ही बदल गया, इसलिए डेली अपडेट रहना पड़ता है करंट अफेयर्स में, कब क्या चेंज हो जाए पता ही नहीं लगता। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो सही उत्तर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, इन्होंने ही सभी को, राज्य में सभी लोगों को बीमा प्रदान करने के लिए ये बीमा सखी योजना शुरू की है। और जैसा कि हमने कहा, गोवा इस योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। आप पूछोगे पहला कौन सा था, अरे पिछले महीने तो पढ़ा था हमने, हरियाणा ने इसको शुरू किया था, मोदी जी ने इसको शुरू किया था हरियाणा में पानीपत से, याद आया होगा अभी आपको। तो बीमा सखी योजना ये LIC के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। और इस योजना को 18 से लेकर 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो 10वीं पास होनी चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। उम्र 18 से 70 वर्ष हो गई, उसके अलावा वो 10वीं पास होनी चाहिए। और अगर वो ऐसा है तो वो LIC एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करेंगी। 3 साल की ट्रेनिंग उनको शुरुआत में दी जाएगी और उसमें पैसा भी उनको मिलेगा। पहले साल हर महीने 7,000, दूसरे साल हर महीने 6,000 और तीसरे साल हर महीने 5,000 रुपये मिलेगा। बीमा सखी योजना के अंतर्गत पहला राज्य चालू करने वाला हरियाणा और दूसरा अभी गोवा बन गया। फिर अगले में पूछ रहे, अभी जनवरी 2025 में इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। इंडस फूड ये क्या है, तो ये भारत का एक प्रमुख इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर है, एग्जीबिशन है। और इसका आयोजन कौन करता है, तो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और अभी इंडस फूड 2025 का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक। और इस बार ये इसका 8वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन किया हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने। ये भी अभी नए कैबिनेट मंत्री बने थे, इनका भी नाम याद रखना। इसका आयोजन करने का उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य और पेय उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाना। तो यहाँ पर इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स में प्रमोट किया जाता है। और इसका आयोजन करना हमने 2017 में शुरू किया था, फिर 2019 से हर साल ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है। आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो भारत है ये वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश है, फूड एक्सपोर्टर कंट्री।
इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रख लो कि इसके आयोजन के दौरान ही यहीं पर भारत में पहली बार विश्व शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2025 का भी आयोजन किया गया और वैश्विक जैव सुरक्षा एवं मानक सम्मेलन 2025 का भी आयोजन इसी में किया गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो वनों पर अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई और अवैध शिकार को रोकने के लिए भी कर्नाटक वन विभाग ने गरुड़क्षी नाम से एक ऑनलाइन FIR सिस्टम को शुरू किया है। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया और यह वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों के तहत वन अपराध मामलों को ऑनलाइन निपटाने में सक्षम बनाएगा। तो गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की किसने? कर्नाटक ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं FIR तो कई बार आपने सुना होगा कि गलत काम नहीं करना है FIR हो जाएगी, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। आप मुझे बताओ FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान रखना। वैसे एक FIR आपके द्वार योजना आपने जरूर सुना होगा, बता सकते हो किसने शुरू किया था इसको? तो मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया था। खैर, यहाँ पे हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो चलो कर्नाटक ले चलता हूं आपको घुमाने। ये रहा मैप में कर्नाटक, और कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल या आंध्र प्रदेश के अभी तिरुपति जिले में अभी 18 से लेकर 20 जनवरी तक मनाया जाएगा। और इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है। आखिरी बार 2020 में मनाया गया था ये। तो राजहंस यानी कि फ्लेमिंगो पक्षी ये हर साल दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं, प्रजनन करते हैं और यहाँ पर जो पुलिकट लेक है उसके संसाधनों का उपयोग करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर और फिर मार्च अप्रैल के महीने के आसपास वो अपने मूल स्थान पर जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे लौट जाते हैं। तो ये उत्सव हर साल पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इसका नाम है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने पुलिकट झील की चर्चा की ना, मतलब पुलिकट झील के बारे में आपको बताया, ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये पुलिकट लेक कहाँ पर स्थित है। स्टैटिक प्रश्न आता है, आंध्र प्रदेश में। और ये पॉइंट और जोड़ लो इससे कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है। तो पहली कौन सी है? चिल्का लेक उड़ीसा में है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तीसरी बार घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉन महामा। तो जॉन महामा ने तीसरी बार घाना देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में, घाना देश के राष्ट्रपति, घाना एक अफ्रीकी देश है और यहाँ के फिर से राष्ट्रपति बन गए जॉन महामा। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, मतलब जिन देशों में अभी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने वो वाले मैं अपॉइंटमेंट आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ घाना। तो ये रहा मैप में घाना, कैपिटल होती है अक्रा, करेंसी है घानियन केडी, प्रेसिडेंट बन गए जॉन महामा। और याद रखने से लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। पहले यहाँ पे खूब सोना पाया जाता था, इसलिए लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता था। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के निर्माण को मंजूरी दे दी है? राजघाट परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा। तो सही उत्तर होगा प्रणब मुखर्जी। तो अभी केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स के भीतर एक स्थल निर्धारित किया है। ये राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स राजघाट कैंपस का ही एक हिस्सा है। प्रणब मुखर्जी की बात करें, इनका निधन अभी 31 अगस्त 2020 को ये हो गया था। इनका जन्म 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला था और 2019 में भारत रत्न भी दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान। वैसे वो 2 बार भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रणब मुखर्जी ने वैसे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। एक तो इनकी पहली जो बुक आई थी वो बियॉन्ड सर्वाइवल थी, ये ध्यान रख लेना। एक ये बुक ज्यादा ध्यान रखना, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 96, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है इनकी बुक का। एक थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, एक कोएलिशन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ, ये बताता है किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। शक्तिशाली से मतलब हो गया अगर उस देश का पासपोर्ट आपके पास है तो सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन, गंतव्य, यानी कि सबसे ज़्यादा जगह पे आप बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हो, ये इसका मतलब हो गया।
तो अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है, जो कि इस लिस्ट में टॉप पर है, इसका मतलब आप 195 डेस्टिनेशंस पे गंतव्यों तक बिना वीजा के पहुंच सकते हो। दूसरे स्थान पे जापान है। भारत इस मामले में 58वें स्थान 58 नंबर पर है। भारत के पासपोर्ट के साथ आप 57 डेस्टिनेशंस पे बिना वीजा के, या 57 देशों में यूं समझो आप बिना वीजा के जा सकते हो। सबसे आखिरी में 106 स्थान पे अफगानिस्तान को रखा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के हैं? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, कितने? 3531, और वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। लेकिन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया। मार्टिन गप्टिल इनका नाम है। अच्छा, इसी तरह से 2024 में कुछ भारतीय क्रिकेटरों के नाम मैं आपको बताऊं जिन्होंने क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया, जैसे कि शिखर धवन हो गए, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा। शिखर धवन से ये प्रश्न मैंने आपको हमेशा बताया, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए थे, और अभी ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था। ठीक है, तो बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। उसके अलावा अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको जानकारी दे रहा हूं कि ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इनसे जो भी स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं, और जो भी स्टैटिक प्रश्न अभी तक के एग्जामों में बने हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो स्टैटिक प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स से, उसकी क्लास में अलग से लेकर के आता हूं। और वो क्लास आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है। ये उसका एक मॉडल मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। इस तरह से ऊपर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे लिखा होता है किस एग्जाम में कब पूछा गया था, और 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, और पहले वो आंसर लगाने का मौका मैं आपको देता हूं। एक तरह से आपका टेस्ट होता है, 2-5 सेकंड आपको देता हूं, फिर मैं आंसर लगाता हूं। तो वो क्लास आप जरूर से अटेंड करिएगा अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके आता है तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोग भी दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर ले और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वी नारायणन। फिर पूछा 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। फिर पूछा अभी किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने। और किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वालों को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की? तमिलनाडु। और फिर पूछ रहे हैं मोदवेत महोत्सव ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? टोडा। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? नाड़ी तरंगिनी। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 पे मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद एवं टोबैगो। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिस्टीन कंगालू। और बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया? उड़ीसा। और अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी। और आखिरी प्रश्न पूछा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था प्रित्जकर पुरस्कार 2024 को किसने जीता? तो सही उत्तर होगा रिकेन यामामोटो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।